हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारे YouTube चैनल पर सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं आरबीसी कक्षा 10वीं के 10वीं क्लास का पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय के अंतर्गत आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो भी चर्चा होगी इस 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 का वास्तविक संख्याओं के बारे में होगी। मुख्यतः जो वास्तविक संख्या होती है, मुख्यतः वास्तविक संख्या आपके पास दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना। 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, यानी कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपके परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में दर्शाया जाता है वो परिमेय संख्या होती है, और दूसरी होती है आपके पास में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या के अंदर कौन सी संख्या आती है? यानी वे नंबर आते हैं जिसको P/Q के रूप में शो कर सकते हैं और जिसमें Q का मान हमेशा क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जितनी भी P/Q के अलावा जो भी है ना, जिन संख्याओं को अपन अब बाकी वाली संख्या जो होगी किस में आएगी? अपरिमेय संख्या के अंदर। ये हो जाएगा आपके रेशनल नंबर और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या है कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो जाएगी आपके अपरिमेय संख्या। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके अंदर अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सी संख्या आती है? जो जिस संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती है। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं जो संख्या जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो संख्या किसमें आ जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब इसके अपरिमेय संख्या के अंदर कौन है? जैसे उदाहरण के लिए √3, ये आपके क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। और जिसको P/Q के रूप में नहीं, वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और साथ साथ जैसे पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान अभी तक हमने पढ़ा है, जिसके अंतर्गत क्या है, पाई का मान जो 22/7 है ना, इसको हल करने पर पाई का मान जो आपके पास आता है वो 3.1456 ऐसे चलता रहता है, मान कहीं रुकता नहीं। तो इसका मतलब पाई भी एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और उदाहरण के लिए अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सी आएगी? अशांत अनावर्ती वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? अशांत अनावर्ती वाली संख्या, अनावर्ती वाली। अनावर्ती वाली संख्या है। इसके अंतर्गत वो संख्या आती है जो जिसके अंदर, यानी जैसे उदाहरण के लिए किसी संख्या के अंदर आप भाग दे रहे हो हर का, उसका अगर भाग दे रहे हो, उसका भाग देने के बाद उसका जो भागफल आता है वो रुकता ही नहीं है, दशमलव के बाद भी भाग निरंतर चलता रहता है। और साथ में अशांत, एक तो शांत यानी भाग निश्चित नहीं आता है, और अनावर्ती का मतलब बार बार उसका रिपीटेशन होता ही रहता है, और वो सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं होकर कोई अदर संख्या का रिपीटेशन होता रहता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कोई भी भाग दिया और उसके बाद जैसे 3 का भागफल आया अपने पास, मान लो 3, 1, 4, 5 ऐसे चलता रहता है, वो हो जाएगी इसके अंदर अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। और एक जो अनंत है, अनंत, इसको क्या बोलते हैं? अनंत, ये भी किस में आ जाएगी? अपरिमेय संख्या के अंदर। अनंत को ऐसे शो करते हैं। और बाकी जो भी जैसे ये अशांत अनावर्ती वाली संख्या तो आगे परिमेय संख्या के अंतर्गत यानी इरेशनल नंबर, और जो शांत आवर्ती वाली होगी, शांत आवर्ती वाली संख्या है वो किस में आ जाएगी? आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत। कैसे? जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने लिख दिया 3.145, फिर वापस 145। इसका मतलब क्या? शांत। और कहीं शांत का मतलब यहाँ पे इसका भागफल आने के बाद, यहाँ भाग देने के बाद भागफल रुक जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है। जबकि उसके यहाँ पे लिखा अशांत अनावर्ती के अंतर्गत भागफल आने के बाद यानी भागफल दशमलव लगने के बाद भी भाग निरंतर चलता ही रहता है, शेषफल कभी 0 नहीं आता, वो आती है अशांत अनावर्ती वाली, जिसके अंदर ना तो कोई संख्या रिपीटेशन होती है और ना कोई बात। और इसके अंदर शांत के अंदर क्या होता है कि उनका दशमलव आने के बाद में कोई या तो संख्या का रिपीटेशन होगा, 2-3 संख्याओं का, या एक का भी, या फिर इसमें भागफल आपके भाग देते ही 0 आ जाएगा शेषफल और भाग रुक जाएगा। ये होती है परिमेय संख्या के अंदर।
इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो अपना अध्याय नंबर दूसरा है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपने यहां पे सबसे पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब एक धनात्मक पूर्ण संख्या का भाग किसी दूसरी उससे संबंधित है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ये अपना इस पार्ट का टॉपिक है। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। इसके अंतर्गत क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे मान लो a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, दो क्या है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसके अंतर्गत देखा आपने कि अगर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका मीन्स ये विभाजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, भाग करना। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर a और b दोनों में से मान लो एक a बड़ी है b से, तब अगर आप a के अंदर b का भाग देते हो, ये किस पे आधारित रहती है, अगर आप a के अंदर b का भाग देते हो तो जो भी भागफल मान लो जो भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये किसके ऊपर आधारित होती है, जो आपने पढ़ा है इससे पहले। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। जब कभी भी अपन किसी भी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास चार संख्या आती है। एक देखो पर्सन के अंदर के तो आपको भाज्य दे रखा होता है, भाजक दे रखा होता है, और इन दोनों को हल करने के बाद भागफल आता है और शेषफल आता है। तो ये इससे रिलेटिव ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, जिसके अंतर्गत आपको ये बता रखा है कि एक दो धनात्मक पूर्णांक है और उसमें से मान लो एक धनात्मक पूर्णांक का जो एक धनात्मक पूर्णांक बड़ी है और एक छोटी है, तो छोटी वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या का भाग बड़ी वाली धनात्मक पूर्णांक में अंदर भाग देते हैं तो अपने पास कुछ न कुछ क्वेश्चन प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको बोलते हैं डिवाइजर, और ये आपके भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन, और शेषफल को आपको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब इसके आधार पे ये अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, अगर आप इसके अंदर a के अंदर b का भाग देते हो तो कुछ न कुछ आपके भागफल आएगा, कुछ न कुछ शेषफल आएगा, उसको क्या मान लिया r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखते हैं। a आपके काम करेगा किसका, भाज्य का, बराबर b किसका काम करेगा, आपके भाजक का, इंटू q क्या है आपके क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यानी कि r, शेषफल क्या है r। तो ये आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बन गया कि a बराबर b क्यू प्लस r। तो ये आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत आपको ये बताया कि एक परिमेय संख्या के अंतर्गत यानी एक संख्या धनात्मक वास्तविक संख्या के अंतर्गत दूसरी धनात्मक वास्तविक संख्या का भाग दिया जाता है तो अपने पास जो प्राप्त होता है उसको ऐसे लिख, जैसे उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे, और साथ ही साथ ध्यान रखना यानी शेषफल का मान हमेशा ध्यान रखना b या तो आपके पास आएगा 0 के बराबर या फिर किससे छोटा आएगा, यानी शेषफल का मान हमेशा आपके या तो 0 के बराबर या फिर b से हमेशा छोटा होगा। b कौन होता है, भाजक। अगर शेषफल का मान b के बराबर हो जाता है तो भाग चला जाता, ध्यान रखना। अगर b के बराबर नहीं होगा तो इसका मान हमेशा शेषफल का किसको कहते हैं, यानी रिमाइंडर वही बचता है। अगर मान लो भाजक से अगर डिवाइजर से छोटा मान होता है रिमाइंडर का तो वो उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अगर मान लो इसके डिवाइजर के बराबर हो जाता तो भाग चला जाता। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5/2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 5 के अंदर भाग देना 2 का भाग देते हैं। देखो यहाँ पर अपन भाग दे रहे हैं 5 के अंदर 2 का भाग दे रहे हैं। अब 2 की टेबल में 5 नहीं आ रहा लेकिन 4 आ रहा है, कितनी बार में, 2 बार में। माइनस क्या, देखो 4 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में।
तो यहाँ तो भागफल में लिखेंगे अपन 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, घटाए तो कितना बच गया 1 बच गया। अब देखो भागफल अपने पास कितना आया, यानी कि a की जगह तो अपने पास क्या है भाई 5 और b की जगह कितना है 2। अब क्वोशिएंट कितना है आपके सामने, क्वोशिएंट q बराबर आपके पास में 2 आए और रिमाइंडर यानी कि जो लास्ट में बचता है r बराबर कितना है अपने पास 1। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर देखते हैं तो देखो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो 5, क्योंकि a की जगह 5 है और b की जगह क्या होता है 2 दे रखा है और q की जगह भी कितना है अपने पास 2 प्लस का 1, यानी इसको हल करने पर इसके बराबर आना चाहिए 5 बराबर यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1, यहाँ पे 5 इक्वल टू में 5 यानी कि बराबर आया। तो ये यूक्लिड विभाजन ये प्रमेय ये बताता है कि आप जब कभी भी परिमेय संख्या एक संख्या के अंदर दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो उसके अंदर अपने ऐसे यहाँ पे भाज्य का मान हमेशा भागफल इंटू से भाजक प्लस शेषफल के हमेशा क्या होता है बराबर होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अपन इस वास्तविक संख्या के चैप्टर के अंदर पहली एक्सरसाइज के अंतर्गत इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मानक रूप ये है। अब इसके अंतर्गत आगे पढ़ रहे हैं सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। तो भाई देखो सम संख्या क्या होती है, यानी अपन कह सकते हैं ऐसी संख्या, ठीक है, सम संख्या के बारे में अपन कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी अपन ये भी कह सकते 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या आ जाएगी आपके पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या किस में आ जाएगी सम संख्या के अंतर्गत। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया, 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया 1 बार और शेषफल कितना आ रहा है 0। अब सम संख्या और कौन सी होगी भाई, जैसे मैंने 4 लिया, भाग किसका दे रहे हैं, यहाँ पे अपन देखो संख्या तो वो एक ही है। अपने को देखो सम संख्या किसको बोलेंगे जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर वो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो अपन कहते हैं वो सम संख्या है ही नहीं। जस्ट 4 के अंदर दिया तो इसके अंदर भागफल कितना आ रहा है 2 और शेषफल कितना बच रहा है 0। और अगली बार मैंने मान लो 6 के अंदर भाग दिया तो भागफल कितना आ रहा है 3, शेषफल कितना बच रहा है 0। तो आपने क्या देखा कि हर बार अपन है ना सम संख्या के अंदर 2 का भाग दे रहे हैं तो वापिस हमेशा शेषफल हमेशा क्या आता है 0। तो विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये मान लो कोई एक सम संख्या है, एक क्या है कोई एक सम संख्या है और इसके अंतर्गत अपन किसका भाग दे रहे हैं 2 का। तो हर बार देखो ये तो संख्या अपनी जगह ही रहती है, चेंज कौन हो रहा है भाज्य चेंज हो रहा है और भागफल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है 2 तो अपनी जगह फिक्स ही रहेगा, यानी सम संख्या के अंतर्गत जो आपके भाज्य होगा सॉरी भाजक वो हमेशा फिक्स रहेगा और कुछ न कुछ क्वेश्चन आता रहता है और शेषफल क्या आएगा हमेशा 0। यानी कि अपन कह सकते हैं सम संख्या के अंतर्गत 2 का भाग देने पर हमेशा भागफल तो आपके कुछ न कुछ आएगा और शेषफल का मान हमेशा क्या आएगा 0। तो अपन सम संख्या को ऐसे लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 2q, ये हो गया। क्यों, क्योंकि अपन 2 का भाग देंगे तो हर बार क्या आ जाएगा वो शेषफल 0 आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद अपन देखते हैं विषम संख्या, क्या देखते हैं विषम संख्या, यानी इसको बोलते हैं इवन नंबर, ये हो गया आपके ओड नंबर। अब वो संख्या कौन सी जिसके अंदर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि 3 के अंदर 2 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, भागफल आपके 1 आएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 1। फिर यहाँ पे अगर मान लो अपन 5 के अंदर अगली जो विषम संख्या है वो 5 है, 5 के अंदर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, पीछे कितना बचेगा 1। और नेक्स्ट यहाँ पे मान लो 7 लिख दिया, 7 के अंदर 2 का भाग दिया, भागफल आपके पास 3 आ गया, शेषफल कितना बच गया 1। तो इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है, इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि हर बार अपन विषम संख्या के अंदर 2 का भाग दे रहे हैं तो इसके अंदर जो भागफल आ रहा है वो तो बार बार अलग अलग आता है, लेकिन जो शेषफल आता है वो हमेशा क्या आता है 1। तो इसका मतलब विषम संख्या को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं a बराबर विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से a बराबर
भाग तो अपन हर बार किसका दे रहे हैं, 2 का ही दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बार बार क्या हो रहा है, चेंज। और शेषफल कितना बचेगा, 1। अपन कोई भी संख्या लेके चेक कर सकते हैं, हमेशा ऐसा ही बनेगा विषम संख्या के अंतर्गत। तो यानी सम संख्या को विभाजन एल्गोरिथम ऐसे लिख सकते हैं और विषम संख्या को अपन ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस का 1 बचेगा, कोई भी संख्या के अंदर आप 2 का भाग देके देख सकते हो। नेक्स्ट, विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत हमने इससे आगे पढ़ रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम को कहां काम लेंगे, 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम को काम लेंगे, जो एक्सरसाइज नंबर अपने 2.1 के अंदर दे रखा है, ठीक है भाई। तो विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से विभाजन जो प्रमेय है आपके पास, इस प्रमेय से अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रश्न में लिखा आएगा तब आपको इससे एचसीएफ ज्ञात करना, नहीं तो नहीं। से एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक अपने को फाइंड करना है। इसकी सहायता से कैसे होगा, ये अपने में एचसीएफ फाइंड करने में काम आएगा। तो इसके अंदर मैंने आपको जैसे कोई भी संख्या आपके सामने मैंने लिख दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 13,4। इसका मतलब क्या हुआ, अब 13 और 4 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तो इसकी सहायता से ही अपने को क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखो भाई, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसका विभाजन एल्गोरिथम का जब भी ये नाम लिखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए है जो भाज्य है और बी क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, प्लस आर क्या है, शेषफल। अब देखो, इसकी सहायता से ही अपन क्या करेंगे, इसका एचसीएफ पता करेंगे। जब भी यहाँ पे 13 के अंदर भाग दे रहे हैं, किसका, 13 के अंदर भाग दे रहे हैं अपन, यहाँ पे 4 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 13 छोटी है। 4 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो कितना आएगा 12। पीछे कितना बच गया, 1। इसको अपन ऐसे लिखते, देखो भाज्य अपने पास 13, ठीक है, और भाजक कौन है, भाजक अपने पास कितना है, 4 इंटू, अब क्यू को कितना आया, 3, प्लस यहाँ शेषफल कितना है, 1। तो ध्यान रखना, ऐसे लिखने के बाद में अगर 13 और 4 का अपने को ऐसे ज्ञात करना, तो जब यहाँ पे r का मान अगर 0 आ जाएगा, r का मान यानी शेषफल का मान 0 आ जाएगा, उसी समय यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी भाजक के रूप में, वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा भाई, एचसीएफ। अभी तक हमने देखा यहाँ भागफल भाग देने के बाद 13 के अंदर 4 का भाग दिया, भागफल 3 आया, शेषफल 1 बच गया, तो शेषफल 0 नहीं आया, तो ये अभी तक इसका एचसीएफ नहीं है। तो अब अगली बार में क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, यानी कि आपने पास ये 4 यहाँ आ जाएगा, चार, और यहाँ पे 1 इंटू 4। अगली बार में जैसे जब तक यहाँ भागफल शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक अपने भाग देते रहेंगे। तो यहाँ पे अगले जो भाग देंगे तो यहाँ पर जो भाजक होगा वो आ जाएगा अपने भाज्य के रूप में, और जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा अपने भाजक के रूप में। और अब देखो 4 है जो 1 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 4 एकम 4, शेषफल क्या बच गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया, जब शेषफल r का मान, यहाँ पे r का मान 1 था, जबकि यहाँ पे r का मान क्या है, दूसरे स्टेप में अपने r का मान 0 आ गया। जिस समय r का मान यानी शेषफल का मान 0 आ जाए, उस समय आपको क्या करना, यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी वो आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और अगर मान लो 0 नहीं आता शेषफल, तब तक आपको ये भाग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो यहाँ पे ये आगे तो अपने पास एचसीएफ क्या हो गया, 13 और 4 का एचसीएफ क्या आ गया अपने पास, 1। आप इसको ध्यान रखना है, जैसे ये भाग नहीं है, अगली बार में जो आपका भाजक होगा, जो पिछली बार यहाँ इस स्टेप के अंदर ये भाजक था, तो अब की बार में दूसरे स्टेप के अंदर ये भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल था वो आपके क्या हो जाएगा, भाजक। तो अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे 13 और 4 का एचसीएफ कितना आ गया, 1। एचसीएफ बराबर कितना है, 1। ऐसे अपने को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ पता करना हो, अगर प्रश्न में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन की सहायता से आपको एचसीएफ पता करना है, तो वही ध्यान रखना, आपको बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देना है, और जब तक भाग देते रहना, जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0। इसके अंदर भाग देने का तरीका वही है, भागफल यहाँ पर भाजक लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, भागफल। जो भागफल हो इसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखा हुआ देखो, ये तो होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है
भागफल प्लस यहाँ पे जो आएगा वो शेषफल। शेषफल 0 नहीं आया तब तक आप यहाँ पे देखो 1 आया था, इसीलिए अपन इसको आगे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे जो अब वो जो शेषफल होगा वो तो काम करेगा भाजक का, और जो यहाँ पे अपने पास भाजक था वो अब किसका काम करेगा, भाज्य का। तो हमने देखो 4 के पहाड़े में 1 का भाग दिया 4 के अंदर, तो 4 बार जाएगा, यानी भागफल क्या हो गया 4, तो 4 एकम 4 और पीछे क्या रहेगा शेषफल 0। ठीक है, आगे आपको नहीं आता यहाँ पे देखो भाग दिया हमने 4 के अंदर 1 का, तो देखो भाई 4 बार जाएगा, तो 4 में से 4 गया, पीछे की तरफ बच गया 0, शेषफल 0 आ रहा है। उसी समय जिस स्टेप के अंदर आपके शेषफल 0 आया उसी समय आपके जो यहाँ पर भाजक के रूप में जो यहाँ बी के रूप में जो संख्या लिखी होगी ना वो आपके क्या होगा एचसीएफ। तो हमने देखा 13 और 4 का एचसीएफ यहाँ पे 1 है, इसीलिए एचसीएफ क्या है 1। अगर अपन अभाज्य गुणनखंड विधि किससे करते हैं तो भी यही एचसीएफ आता है, ध्यान रखना। तो देखो भाई आगे, अब ये आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको रब करते हैं। वो ऐसा ही है, सब अपनी बुक के अंदर देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। यहां पे दे रखे है आपके अंदर, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है जहां क्यू बराबर धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो भाई यहां लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर पहले तो 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। यहां पे आपको अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखे हैं, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है जहां क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वही विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से करना है। इसमें थोड़ा सा इधर देखना भाई, जब भी आप इस क्वेश्चन करने से पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके कि जब कोई दो संख्याओं का लगातार दो लगातार संख्याओं का गुणा करते हैं, जब लगातार दो लगातार संख्याओं का अगर आप गुणा करते हैं, तो जैसे कि मैंने लिख दिया 7 × 6, पहले 3 इंटू मान लो मैंने 4 का गुणा कराया तो कितना हो गया 12। अगर मैं 6 × 7 का गुणा कराया तो कितना आ गया 7 8 6 7 42। और इधर मैंने मान लो 3 × 4 आ गया 3 का 4 का, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 × 6 का गुणा कराया तो कितना आया 30। तो आपने हर बार क्या देखा, दो लगातार संख्याओं का गुणा कराने पर हमेशा जो आपके जो गुणनफल प्राप्त होगा प्रोडक्ट के रूप में वो हमेशा सम संख्या, ये भी सम संख्या क्योंकि 12 है, 12 के अंदर एक अंक 2 है, सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। इससे अपन ये कह सकते हैं दो लगातार संख्या, यानी जैसे एक संख्या हो गई n और दूसरी संख्या क्या हो गई n+1। सही बात है, ये लिखो 3 और 3 के अंदर 1 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। तो इससे हमेशा क्या प्राप्त होगा आपको, यानी दो लगातार संख्याओं का गुणा करने पर आपको जो गुणनफल होगा वो एक विषम सम संख्या होगी। और आपको पता है यूक्लिड विभाजन की सहायता से अपन जो सम संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई, जो सम संख्या होती है ना उसको अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, a बराबर 2q, क्योंकि इसमें शेषफल हमेशा 0 रहता है इसीलिए। तो अपन n+1 इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2q। तो ये आपको ध्यान रखना, जो 3 क्वेश्चन है उसमें ये काम आने वाला है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे जब दो लगातार संख्या होती हैं, कितनी, जब दो लगातार संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा सम संख्या आती हैं। और इसमें इसको अपन ऐसे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ अपन बना दिया कि n एक हो जाएगा n+1, तो जाएगी जो सम संख्या, और सम संख्या को अपना 2q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है। अब इसको हटा दें, अब करते हैं अपने क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे, रब करते हैं भाई। यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। यहाँ पर दे रखा विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, यानी आपको विषम धनात्मक पूर्णांक जो वर्ड लिखा उस वर्ड पे फोकस करना, आप विषम धनात्मक पूर्णांक लेनी है। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसका क्या करना है वर्ग करने के बाद वो किसके बराबर होना चाहिए 8q + 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया सबसे पहले इसको हल करने से पहले माना विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या एक है। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है आपके पास में a। अब
ये आपके सामने विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। अभी आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से विषम धनात्मक पूर्णांक को कैसे रिप्रेजेंट करें। a बराबर 2q और q की जगह पर एक बार n मान लेते हैं, ठीक है, 2q 2n+1, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत विषम संख्या के अंदर 2 का जब भी भाग देते हैं तो भागफल हमेशा क्या आता है आपके सामने, भागफल तो जो भी आता रहेगा, लेकिन शेषफल का मान हमेशा क्या होगा, 0 नहीं होकर क्या होगा, 1 हमेशा शेषफल बचता है। विषम संख्या के अंदर 2 का भाग देते हैं तब। तो हमने मान लिया a एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या हो जाएगा, इसके अंदर a बराबर, अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये लिखा आपके सामने, a बराबर 2n+1 लिख दिया। अब इसका प्रश्न में क्या रहेगा, इसका वर्ग करने पर, तो इसका करें भाई वर्ग, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर आर बोथ साइड, वर्ग करने पर जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या होगा भाई, यहाँ पे a का स्क्वायर और इधर देखो a+b का फॉर्मूला लगेगा, इसका स्क्वायर क्या, तो a+b का जो फॉर्मूला होता है उसकी स्क्वायर खोलते तो क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे a² का a² और यहाँ पे इसका हल किया तो a की जगह कौन है 2n, और 2n का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4n² प्लस यहाँ पे b² मतलब 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b², एक ही बात है, प्लस की संख्या सभी ध्यान रख लें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2ab दोनों का गुणा तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस, अब b² b कौन है आपके पास 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। अब इसके अंदर कॉमन लेते हैं, अपने को प्रूफ क्या करना है, ये करना है, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है उसका स्क्वायर करने पर हमेशा 8q + 1 आता है, ये अपने को प्रूफ करना है। यहाँ पे 4n और यहाँ भी 4n कॉमन आ रहा है, इन दोनों पद में से ध्यान है, दो पद में से लेना है क्योंकि अपने को ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे 4n बाहर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एक n, और यहाँ पे क्या हो गया 1 बच जाएगा क्योंकि 4n पूरा बाहर आ गया और ये 1 का 1। तो अभी हमने पढ़ा था दो लगातार संख्याओं का गुणा करने पर अपने पास क्या आता है, सम संख्या, और सम संख्या को अपन कैसे लिख सकते हैं, यानी एक है n और एक है n+1, n+1 इसके अंदर आएगा अपने 2q, क्योंकि सम संख्या को अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो ये देखो इसका मान यहां से पुट कर देंगे, यहां पे अपन लिख सकते हैं कि जो n+1 बराबर 2q, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो 2। अब इसके सहायता से इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को हल करने पर क्या आएगा, 2 से मान आपको फर्स्ट के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा a² बराबर, देखो 4 अपनी जगह रहेगा, n कोष्टक n+1 को हटा के उसकी जगह क्या लिखेंगे 2q, और प्लस का 1 है उसको ऐसे रहने दीजिए। आगे देखो यहाँ पे यहां से यहां लिखा हुआ है a² बराबर, ये हो जाएगा देखो 4 दूनी 8 और q, और यहां हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अपन ने एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को अपने 8q + 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता होती है। अब ये आपको एक बार वापिस समझा देता हूं, यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो अपने को 8q + 1 करना है, और इसमें माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखना बीच में, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या एक हो गई, इसको यूक्लिड विभाजन की सहायता से हमने लिख सकते हैं एक a बराबर 2n+1, और उसके बाद इसको वर्ग किया, वर्ग को हल करने के बाद यहाँ पर लगातार संख्याओं गुणा करने पर 2q लिख सकते हैं, उसको हटा के, और यहाँ पे गुणा किया 4 दूनी 8, ये हो गया। तो हमारे YouTube चैनल सेंसिटिविटी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए। धन्यवाद।